गाइस वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। गाइस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रनाउन। रिलेटिव प्रनाउन आपने प्रनाउन पढ़ा होगा, पर्सनल प्रनाउन, पॉसेसिव प्रनाउन, रिलेटिव प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। उन्हीं प्रनाउन में से आज हम एक रिलेटिव प्रनाउन पढ़ने वाले हैं। इस प्रनाउन को पढ़ाने के मेरा मीन्स ये है कि अगर आप इस प्रनाउन को पढ़ते हैं तो आपको दो आज जानकारियां मिलने वाली है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हु मीन्स कौन होता है, लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं जो या जिसने। यानी हु का मतलब आज हम बताएंगे जो या जिसने। हुम मीन्स होता है किसे, लेकिन आज आप जानेंगे इस हुम का मतलब जिसे या जिससे। हुज मीन्स होता है किसका, किसके किसके, लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में आप जानने वाले हैं जिसका, जिसके, जिसके। ओके, विच मीन्स जनरली कौन सा होता है, कौन सी होती है, होता है कौन सा होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आप जो या जिससे जाने वाले हैं। वॉट मीन्स जनरली सबको पता है वॉट मीन्स क्या होता है, लेकिन आज ना आप वॉट मीन्स क्या नहीं जानेंगे, जो या जो कुछ जानेंगे। दैट मीन्स जनरली की होता है वह होता है, लेकिन आज आप इस वीडियो लेक्चर में जो या जो कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके सबका एग्जाम्पल हम प्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सी हियर, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हु का प्रयोग करें कि इसका मीन्स जो होता है, हिंदी अगर हम बात करें तो जो या जिसने होता है। इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कार्य के रूप में होता है। आप क्या समझे, यानी हु का प्रयोग करेंगे लेकिन केवल व्यक्ति के लिए करेंगे, जानवर वगैरह निर्जीव वस्तु के लिए नहीं करेंगे। किसके लिए करेंगे, केवल व्यक्ति के लिए करेंगे। ठीक है, वो भी किस केस में, सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट जानते ही है ना कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लगाना होता है। ठीक है, यानी काम करने वाले व्यक्ति के रूप में होगा। यह वही अध्यापक है जो हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब यहां देखिए, यह वही अध्यापक है। ठीक है, यहां जो इसका एक चीज मैं बताना भूल गया, रिलेटिव जो प्रोनाउन है वह सब जिसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, बीच में आकर के कनेक्टर का जो काम करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिलेट शब्द से बना है रिलेटिव। चलिए, यह वही अध्यापक हैं जो हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। एक इधर पार्ट है, एक इधर पार्ट है, दोनों पार्ट को जो शब्द कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो इस जो के पहले तुरंत देखिए अध्यापक आया हुआ है। ठीक है ना, अध्यापक क्या है भाई, व्यक्ति है ना। यस, तो जो के पहले अध्यापक आ गया, आया हुआ है। तो जब इसको हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेजी बनाएंगे, तो यहां पर जो की मीनिंग हम हूं लगाएंगे। चलिए देखिए कैसे। यह वही अध्यापक है, सिंपली लिखेंगे दिस इज द टीचर। ओके, दिस इज द टीचर। अब ये जो की मीनिंग यहां हूं लिखेंगे। डिक, अब ये हूं जो है यहां से पूरा ये इस पार्ट का जो हूं है वो सब्जेक्ट का काम करेगा। यानी हूं के तुरंत बाद इस टेंस के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब जो भी लगने वाला होगा यहां पर लगाएंगे। तो हमें पढ़ा रहे थे, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हूं के अकॉर्डिंग यहां पर लगेगा, सॉरी, हु के पहले जो टीचर आया हुआ है इनके अकॉर्डिंग यहां पर लगेगा was। अगर इस हु के पहले कोई भी नाउन आता है, अगर प्लूरल है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब लगेगा। अगर ये नाउन सिंगुलर आता है तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, तो हु was, ठीक है, थाथेती के लिए was पढ़ाना काम है। हु was टीचिंग, टीचिंग क्या पढ़ा रहे थे, इंग्लिश हमें पढ़ा रहे थे ना। इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो हु वाज टीचिंग अस इंग्लिश, इंग्लिश। यस, तो यहां देखिए मेरे पास एक नौकर है जो बहुत गरीब और लाचार है। यहां पर है छूटा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास एक जो नौकर है बहुत लाचार है, जो बहुत गरीब और लाचार है। तो क्या करेंगे, मेरे पास, ये पास वाला सेंटेंस देखिए, जैसे मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस जाते हैं तो हैव और हैज से बनाया जाता है। अगर ये पास्ट में होता तो हैड लगता है। मेरे पास एक नौकर था तो यहाँ हैड लगेगा, मेरे पास एक नौकर है तो हैव लगेगा। तो मेरे की मीनिंग माई होता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे आई, क्यों कि पास आया है ना, तो पास की मीनिंग यहाँ पर हैव लगाएंगे। जैसे हैव लगाएंगे तो पास का भी मतलब निकल गया, इधर जो है ये भी मतलब निकल गया। एक नौकर,
अ सर्वेंट। आई हैव अ सर्वेंट, जो, अब देख रहे हैं ना, जो या जिसने की मीनिंग हूं लगाना है, हूं, ठीक, ये बन गया सब्जेक्ट। बहुत गरीब और लाचार है, तो है की मीनिंग, है की मीनिंग इज लगाए, आर लगाए, एम लगाए, इज लगाए। क्यों? ये हूं के पहले ये वाला जो नाउन है ना सिंगुलर है। अभी जस्ट मैं बताया हूं कि अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर ये प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल वर्ब लगेगा। तो हु इज वेरी पुअर एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस, ओके, हेल्पलेस, ये सेंटेंस आपका फाइनल हो गया। तो देखा ना, अब मान लीजिए कि कुछ बच्चे ये उनको ये सब जानकारियां नहीं होता है और उनको शुरू में रटा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि बेटा हु मीन्स कौन होता है। तो अगर इस तरह को सेंटेंस देखेंगे तो क्या बोलेंगे? दिस इज द टीचर, ये वही टीचर है हु वाज टीचिंग अस इंग्लिश, कौन हमें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब यहां पर अर्थ का भी अर्थ होगा, ठीक है। तो बीच में आप कैसे जानेंगे कि हु मीन्स कौन होगा, हु मीन्स जो जिसने होगा। ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन मैं बता रहा हूं, अगर बीच में आते हैं तो कौन, किसी, यानी क से स्टार्टिंग लेटर तो होगा ही नहीं, क से स्टार्टिंग अक्षर नहीं होगा, ठीक है। अब यहां देखिए हुम, भाई हुम का मतलब होता है जिसे, ठीक है। अब इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्मकारक के लिए होता है। यानी अभी आप हूं पढ़े तो हूं का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में हो रहा था, अब हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे। मीन्स कर्म कारक, कर्म क्या भाई, यानी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी इस हुम के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ये वही आदमी है जिसे मैं कल मदद किया था, ठीक है। तो चेंज करेंगे, दिस इज द मैन, ओके। अब जिसे आ गया तो जिसे की मीनिंग यहां पर हम लिखेंगे हुम, ओके। मैं कल मदद किया, देख रहे हैं ना, मैं कल मदद किया था, मैं सब्जेक्ट बना, इसके तुरंत पहले जिसे आया था ये ऑब्जेक्ट बना। अगर यही इसके जस्ट बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगा देते सब्जेक्ट बन जाए, लेकिन हुम कभी सब्जेक्ट बनता ही नहीं है, ठीक है। हुम कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। तो दिस इज द मैन हुम, मैं कल मदद किया था, आई हेल्प्ड, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, helped yesterday, okay. Oh, this is the man whom I helped yesterday. Next sentence, वह लड़का जिसे आप पढ़ाते हैं मेरा छोटा भाई है। अब दिख रहे हैं ना, वह लड़का जिसे आप पढ़ाते हैं मेरा छोटा भाई है। तो वह लड़का तो लिखेंगे द बॉय, जिसे यानी whom आप पढ़ाते हैं, यू टीच, प्रेजेंट एंड डेफिनिट है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट तो है, ता है, ती है, इस वाले सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। तो द बॉय हुम यू टीच, मेरा छोटा भाई है, कॉमा लगाकर मेरा छोटा भाई है, तो है की मीनिंग इज। ओ द बॉय, वह लड़का, हुम जिसे यू पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं, इज माई यंगर ब्रदर। अब नेक्स्ट हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स बताने वाले हैं, क्या, हुज। थर्ड नंबर हुज, जिसका मीन्स होता है जिसका, जिसकी, जिसके, ओके। आप समझ रहे होंगे, जिसका, जिसकी, जिसके, लेकिन इसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, ठीक है। तो इसका प्रयोग पोसेसिव केस यानी संबंध कारक के रूप में होता है। ये पोसेसिव केस क्या है? पोसेसिव केस मीन्स इन इस हुज के बाद तुरंत एक नाउन आएगा, यानी इससे एक नाउन जुड़ेगा, यानी कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी पॉजेस कर लेगा, जो है उसको नाउन को पॉजेस कर लेगा, अपने से संबंध बना लेगा, ठीक है। उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाना होता है, ठीक है। ये वही महिला है जिसका पति, अब देख लीजिए जिसका पति, ठीक, ये वही महिला है। तो सिंपली बनाइए दिस, ओके। एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर वही की मीनिंग दैट लिख देगा, दिस इज दैट, नहीं, यहां वही की मीनिंग द इसलिए हो रहा है कि जैसे लिख रहा है कि वह वही महिला है जिसका पति मेरा घनिष्ठ मित्र है, यह वही महिला है, यानी आप इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि उस महिला को पहले से जानते हैं, तो वही की मीनिंग निकालने के लिए आर्टिकल द लग रहा है, क्योंकि आर्टिकल द का काम है किसी नाउन के पहले आकर के उसको डेफिनिट बनाना, उसको सर्टेन बनाना, उसको निश्चित बनाना, ठीक है। तो दिस इज द वुमन, जिसका पति यानी जिसका के लिए हुज, ठीक है, हुज हस्बैंड, हुज हस्बैंड क्या है भाई,
मेरा घनिष्ठ मित्र है, इज माई क्लोज फ्रेंड, इज माई क्लोज फ्रेंड। ओके, दिस इज द वुमन हुज हस्बैंड इज माई क्लोज फ्रेंड। यह वही आदमी है जिसका भाई एक आईएएस अधिकारी है। ठीक है, जिसका भाई, देख रहे हैं ना, जिसका से भाई जुड़ा हुआ है, जिसका से यहां पति जुड़ा हुआ है। तो चलिए, यह वही, यह के लिए, देश है के लिए, इस वही आदमी के लिए, द मैन, द मैन। ओके, जिसका भाई, जिसका मैंने आपको पता ही चल गया है, पता चल गया है, हुज ब्रदर। ओके, हुज ब्रदर एक आईएएस अधिकारी है, यानी है, ब्रदर सिंगुलर तो है, एक आईएएस अधिकारी, इज एन आईएएस ऑफिसर, ऑफिसर। This is the man whose brother is an IAS officer. नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स पढ़ने वाले हैं विच से। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? विच से। विच मीन्स होता है जो या जिसे, और विच मीन्स होता है कौन सा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु तथा जानवरों के लिए होता है। अब ये देखिए, एक तीर से दो निशाना, यानी विच के प्रयोग से आप निर्जीव वस्तु के लिए भी प्रयोग करेंगे, और विच के प्रयोग से आप किसी जानवर के लिए भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह वही गाय है जिसे मैं खरीदना चाहता था। देखिए, जिससे के पहले गाय आ गया, जानवर हो गया, जो के पहले तलवार आ गया, निर्जीव वस्तु हो गया, यानी विच मीन्स जो या जिसे। ठीक है, तो ये वही गाय है। तो चलिए, यह के लिए दिस, वही के है के लिए इस, वही के लिए द, गाय के लिए काउ, दिस इज द काउ। अब देखिए जिसे, तो जिसे की मीनिंग हम यहां पर विच लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? विच। जिसे की मीनिंग हुम, अभी मैं पढ़ाया हूं। अगर आप यहां पर हुम लगाएंगे तो गलत और रॉन्ग होगा। क्यों होगा? कि भाई हुम का प्रयोग वहां पर करते हैं जब उसके पहले किसी व्यक्ति का जिक्र हो, आदमी का जिक्र हो, मतलब इंसान का जिक्र हो। यहां पर भी जिसे की मीनिंग विच हो रहा है, लेकिन यहां पर विच हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके पहले जानवर का जिक्र हो रहा है। समझ गए ना? तो दिस इज द काउ विच, विच मैं खरीदना चाहता था। आई वांटेड, I wanted to buy. Okay, I wanted to buy. मेरे पास एक तलवार है जो बहुत भारी है। अब देखिए, जो के पहले तलवार आ गया, दिस इज ए नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु है। तो मेरे पास वाला सेंटेंस, मेरे की मीनिंग आई लगेगा, पास के लिए हैव लगेगा। सेबर, सेबर, सेबर मीन्स तलवार। ठीक है, आई हैव अ सेबर, जो बहुत भारी है, जो। अब देखिए ना, यहां पर जो की मीनिंग अभी आपने पढ़ा ना, देखिए जो की मीनिंग, जो की मीनिंग देखिए यहां पर, जो की मीनिंग हु होता है ना। तो अगर आप रूल ढंग से नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो जो की मीनिंग हु लगा देंगे, जिसे की मीनिंग जहां मन कर विच लगा देंगे, जहां मन कर हुम लगा देंगे। यही प्रॉब्लम को, इन सब चीजों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया कि आप रिलेटिव प्रोनाउन जान ले। ठीक है, तो आई हैव अ सेबर, मेरे पास एक तलवार है, जो के लिए यहां पर हम लिखेंगे विस। ठीक है, विस, जो बहुत भारी है, विस। अब यहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, इज वेरी हैवी, हैवी, हैवी। तो आई हैव अ सेवर विच इज वेरी हैवी। ठीक है, नेक्स्ट, मीन्स क्या होता है। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में आप वर्ड का मीन्स जो या जो कुछ जान गए। इसका प्रयोग स्टेटमेंट यानी कथन तथा थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए होता है। यानी वर्ड का प्रयोग हम दो सेंस में करेंगे, किसी स्टेटमेंट के लिए, किसी बातचीत के सेंस में, या तो किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए। ठीक है, आइए, जैसे लिखा है कि जो कुछ मैं भेज रहा हूं स्वेच्छा से ग्रहण कर लेना। जो कुछ मैं भेज रहा हूं, ठीक है, जो कुछ, तो जो कुछ। अब इस तरह के इस हिंदी सेंटेंस को मैं दो तरीके से ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। कैसे? पहले तो आप जो कुछ की मीनिंग लिख लीजिए। ठीक है, यानी व्हाट, व्हाट मैं भेज रहा हूं, आई एम सेंडिंग, व्हाट आई एम सेंडिंग, यहां लगेगा कॉमा। स्वेच्छा से ग्रहण कर लेना, यानी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ग्रहण कर लेना, यानी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट विलिंगली, विलिंगली,
व्हाट आई एम सेंडिंग एक्सेप्ट विलिंगली। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। इस वाले पार्ट को इधर रख सकते हैं, इस वाले पार्ट को इधर रख सकते हैं। जैसे कैसे? एक्सेप्ट विलिंगली, एक्सेप्ट विलिंगली व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेंडिंग, व्हाट आई एम सेंडिंग। देखा ना? ठीक है। तो व्हाट, अगर ये व्हाट बीच में आ जाए या शुरू में आ जाए तो आपको सेंस के आधार पर आपको मीन्स निकाल लेना है कि व्हाट मीन्स कहां पर कुछ जो कुछ होता है और व्हाट मीन्स कहां पर क्या होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि व्हाट से सेंटेंस शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो नो डाउट कि वहां पर तो व्हाट मीन्स क्या होगा। लेकिन इस सेंटेंस में कहीं देखिए, इसमें इसको मैं व्हाट से स्टार्टिंग किया हूं लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो इसलिए आप जान लेना कि व्हाट मीन्स होता है जो कुछ यहां पर। और व्हाट बीच में आ जाए तो वो तो और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट मीन्स होगा जो या जो कुछ। एक और एग्जांपल यहां लिखा है कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। जो कुछ यानी यहां पर व्हाट मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, व्हाट आई एम टीचिंग, ध्यान से पढ़ने का कोशिश करो, यानी किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। ट्राई टू रीड अटेंटिवली, अटेंटिवली। अब इस वाले पार्ट को इधर रख सकते हैं, इस वाले पार्ट को इधर रख सकते हैं। जैसे ट्राई टू रीड अटेंटिवली व्हाट आई एम टीचिंग, व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक। अब लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं गाइस दैट। अब दैट का प्रयोग जो जिसने जिसे के सेंस में करते हैं, यानी इसका हिंदी जो होगा जो जिसने या जिससे के सेंस में होगा। लेकिन इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु तथा व्यक्तियों के लिए होता है। अब देखिए इस दैट का प्रयोग अब यहां पर दो सेंस में होगा। इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए भी होगा और व्यक्तियों के लिए होगा। मीन्स एक तीर से दो निशाने यहां पर होने वाले हैं। जैसे अभी आपने विच से पढ़ा, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु तथा जानवर के लिए, लेकिन यहां पर दैट का प्रयोग निर्जीव वस्तु तथा व्यक्ति के लिए। यानी आपको ये क्लियर मैं कर दे रहा हूं कि दैट के प्रयोग इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु तथा व्यक्तियों के लिए होता है। यानी दैट के प्रयोग से निर्जीव वस्तु तथा व्यक्तियों के लिए, बिल्कुल विश की तरह। यानी आप एक निर्जीव वस्तु के लिए दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं और विश का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है कि मेरे पास एक मोबाइल है जो हद से ज्यादा टूट चुका है। मेरे पास एक मोबाइल है। अब यहां देखिए जो आया ना, जो, ठीक है। तो जो कि पहले तुरंत मोबाइल का जिक्र हुआ। मोबाइल क्या है भाई? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहां पर आप फ्री हैं, पहले इसको बनाते हैं। मेरे पास के लिए, मेरे के लिए आई, पास के लिए हैव, अ मोबाइल, एक मोबाइल, ठीक। अब यहां जो आ गया तो जो की मीनिंग यहां पर हम लोग लिख रहे हैं दैट। लेकिन आप याद कीजिए कि अभी मैं जस्ट पढ़ाया हूं 5 मिनट पहले कि विश का भी प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है। तो आप यहां पर विश का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों एक साथ में नहीं, स्लैश लगा करके। आई हैव अ मोबाइल दैट या विश जो हद से ज्यादा टूट चुका है, यानी अब सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। विश या दैट इज ब्रोकन, टूट चुका है, मोर देन एनफ। हद से ज्यादा की मीनिंग होता है मोर देन एनफ। यस। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां देखिए जिससे आ गया तो दैट का मतलब अभी आपने पढ़ा। दैट मतलब जो, जिसने, जिससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जिससे भी हो सकता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो जिससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही लड़की है, तो सिंपली इसको ट्रांसलेट करेंगे, दिस इज द गर्ल। ओके, जिससे के लिए दैट। अब दैट की जगह पर आप हुम का भी प्रयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, क्योंकि हुम का भी प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में व्यक्तियों के लिए होता है और यहां पर दैट का भी प्रयोग व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है। तो आप फ्री हैं, दैट या हुम। जिससे यहां मैं छिपा हुआ है, मैं शादी करने वाला था, यानी आई
was about to marry. I was about to marry. MARRY. ओके। तो फ्रेंड्स आई होप कि रिलेटिव प्रोनाउन के सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर लाइक हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।